विवेकानंद केंद्र और विवेकानंद प्रबोधिनी की ओर से आयोजित इस स्वतंत्रता 75 पुष्पमाला की उप पुष्पमाला इंडिया को समग्रता में भारत बनाने का है। इसका आज चौथा पुष्प हम गूंथने जा रहे हैं। अभी तक 3 पुष्पों में जो विचार प्रस्तुत हुए हैं वो संक्षेप में मैं सामने रखता हुआ चौथे पुष्प पर आता हूं। पहला पुष्प था, यह था भारत का स्वाधीनता और स्वतंत्रता संग्राम। उसमें हमने ये देखा कि भारत ने कुछ मात्रा में स्वाधीनता पाई है, लेकिन बहुत सारा भूक्षेत्र हमारा आज भी पराधीन है। स्वतंत्रता संग्राम हमारा तभी पूरा होगा जब बृहद भारत की इंच इंच भूमि हम स्वाधीन कर लेंगे। स्वतंत्रता का विषय था। स्वतंत्रता के संग्राम के बारे में हमने ये जाना था कि अंग्रेजों के काल में हम सर्वतंत्र परतंत्र हो गए। सभी व्यवस्थाएं हमारी अंग्रेजों की चलाई हुई व्यवस्थाएं हो गई। कोई तंत्र अपना नहीं रहा और दुर्भाग्य से स्वाधीनता के 75 वर्षों के बाद भी आज भी हम अपने तंत्रों के विकास की दृष्टि से जागरूक नहीं हुए हैं, ऐसा समझ में आता है। दूसरे पुष्प में हमने ये जाना था कि सृष्टि निर्माण की मान्यता से लेकर भारत के राष्ट्र के विराट के जागरण तक जो 2-3 महत्वपूर्ण पहलू आते हैं, उनका चिंतन हमने दूसरे पुष्प में किया था। सृष्टि निर्माण की हमारी मान्यता, यह जब सब सृष्टि में दिखाई देने वाले, न दिखाई देने वाले, ऐसे सभी अस्तित्व यह परमात्मा के ही रूप हैं और इसलिए इन सब में एक आत्मीयता का, एकात्मता का, कुटुंब भावना का परस्पर संबंध है। यह भारतीय दृष्टि, जीवन दृष्टि, एकात्मता, समग्रता और धर्म सर्वोपरि, धर्म के बारे में भी हमने जाना था कि धर्म का अर्थ है सृष्टि संचालन के नियम। जितना प्रकृति सुसंगत जीवन रहेगा उतना वह धर्मयुक्त जीवन होगा। इस दृष्टि से धर्म को भी हमने जाना था, अलग अलग संदर्भ में जाना था। शरीर धर्म क्या होता है उसको जाना था, सैनिक का धर्म क्या था वो जाना था। और इस दृष्टि से हमने, हमारे पूर्वजों ने जो व्यवहार सूत्र निर्माण किए थे, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम आदि, जिन सबका आधार चराचर में व्याप्त एकात्मता का विचार है, कुटुंब भावना का विचार है, और इसी के आधार पर पूरे भारत की समाज की रचना की गई थी। समाज का व्यवहार इन व्यवहार सूत्रों के अनुसार चलता था। यहां तक तो राष्ट्र के विराट के जागरण का प्रारंभ बिंदु आता है। लेकिन राष्ट्र के विराट का जागरण जो प्रारंभ होता है मुख्यतः, वह राष्ट्र की अपनी जीवन दृष्टि के अनुसार जीने के लिए उपयुक्त ऐसी व्यवस्थाओं के निर्माण से होता है। ऐसी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सामाजिक संगठन निर्माण करने होते हैं, वह उसका दूसरा पहलू होता है। तो राष्ट्र के विराट के जागरण में सामाजिक व्यवस्थाएं और सामाजिक संगठन आते हैं। इनमें से
राष्ट्र के विराट के जागरण का पहला पहलू यानी सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण, इसके बारे में भी हमने जाना था। यह धर्म के रक्षण के लिए भी थी और इनका निर्माण भी धर्म के आधार पर किया गया था। धर्म के अनुसार हमारे व्यवस्थाओं का हमने व्यवस्थाओं की हमने रचना की थी। अब आज के इस पुष्प में हम यह चिंतन करेंगे कि ऐसी व्यवस्थाओं को निर्माण करने के लिए किस प्रकार के सामाजिक संगठन की आवश्यकता होती है। वैसे संगठन कहने पर आज अलग अलग प्रकार के विचार लोगों के मन में आते हैं। आज यदि पूरी दुनिया में हम टटोलने का प्रयास करें तो ध्यान में आएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह एक सबसे बड़ा संगठन, सामाजिक संगठन बनकर आज विश्व के सामने है। लेकिन फिर भी क्या यह पूर्णतः शुद्ध भारतीय संगठन है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यह भारतीयता के लिए संगठन है, इसमें कोई शक नहीं। यह पूरे जीवन को भारतीय बनाना है, ऐसा विचार करने वाला भी संगठन है, इसमें भी कोई शंका नहीं। लेकिन क्या इस संगठन का स्वरूप भारतीय सोच के अनुसार पूरी तरह है? तो हमारी समझ में आएगा कि अभी इसमें भी कुछ सुधारों की आवश्यकता है, तभी यह समूचे समाज का संगठन हो सकता है। क्योंकि हमने जैसे पिछले पुष्प में व्यवस्थाओं की विचार करते समय हमने जैसे देखा था कि इन व्यवस्थाओं की 3 विशेषता रही हैं। एक तो यह सर्व समाज हितकारी, दूसरा यह सर्व समाज के सहयोग से चलने वाला, और तीसरा यह सर्व समाज व्यापी। ऐसा संगठन हमारा हुआ करता था, व्यवस्थाएं हमारी ऐसी हुआ करती थी। स्वाभाविक रूप से यदि व्यवस्थाएं ऐसी होंगी तो संगठन के लिए भी ये तीनों बातें, यानी सर्व समाज हितकारी, दूसरा सर्व समाज के सहयोग से चलने वाला, और तीसरे सर्व समाज व्यापी, समाज का कोई भी सदस्य इससे बाहर न रहे, इस प्रकार के सामाजिक संगठन का विचार करना अत्यंत आवश्यक है। वैसे आजकल इन 3 तत्वों को हम जानते हैं। वैसे जिसने भी इन 3 तत्वों को ढूंढा, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, शायद उसने भारतीय चिंतन का, भारतीय व्यवस्थाओं का कुछ अध्ययन किया हो। लेकिन हम देखते हैं कि यह एक श्रेष्ठ ऐसा तरीका है किसी भी सामाजिक व्यवस्था या संगठन को चलाने का। यह संगठन सर्व समाज हितकारी, सर्व समाज के सहयोग से चलने वाला और सर्व समाज व्यापी हो। संगठन को समझने के लिए हमें उसके शब्द के 2 हिस्सों में झांकना होगा। एक है उसका शब्द संघ। संघ का अर्थ है अच्छा, श्रेष्ठ, सम्यक, और गठन का अर्थ है 2 या 2 से अधिक बातों का इकट्ठे आना। संगठन उसे कहते हैं जब ऐसे 2 या 2 से अधिक घटक किसी उद्देश्य को लेकर इकट्ठे आते हैं और वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता की दिशा में सहजता से आगे बढ़ते हैं, तब उसे संगठन कहते हैं। भारत में हम संगठन के बारे में विचार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी समझ में ऐसे आता है
इस संगठन के कुछ आधारभूत तत्व होते हैं। मुख्यतः यह संगठन जो है, यह संगठन एक जैविक इकाइयों का संगठन है। इसके लिए, इस जीवंत जैविक संगठन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लेना आवश्यक होता है। इसमें उद्देश्य का बड़ा महत्व होता है और इस दृष्टि से भारतीय समाज जीवन में, भारतीय जीवन के व्यवहार सूत्र व्यवहार में लाना यह उद्देश्य होने के कारण इसके लिए अनुरूप अनुकूल ऐसा ही संगठन बनाना होगा। क्योंकि सामाजिक संगठन यदि उद्देश्य के अनुसार नहीं होगा, व्यवस्थाओं के लिए अनुरूप अनुकूल नहीं होगा, तो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरी बात, यह सामाजिक संगठन, इसमें काम करने वाले जितने भी सदस्य हैं, ये सभी सदस्य, उनका भी लक्ष्य, संगठन का जो लक्ष्य है वही होना आवश्यक है। इनमें से सामाजिक संगठन के प्रत्येक सदस्य के स्वस्थ और सक्षम होना यह आवश्यक है। हम जानते हैं, कितनी भी बलवान श्रृंखला हो, उसकी शक्ति, उसकी जो दुर्बल कड़ी की शक्ति है उतनी ही होती है। बहुत मोटे मोटे लोहे की आपने श्रृंखला ले ली और उसमें एक छोटा सा कमजोर धातु की ऐसी एक कड़ी लगा दी, तो कमजोर धातु की कड़ी जो है वह उस कड़ी की शक्ति तय करेगी। इसलिए सामाजिक संगठन में हर सदस्य सक्षम रहे, बलवान रहे, उससे जो अपेक्षित है वह करने के लिए उपयुक्त रहे, यह भी आवश्यक होता है। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ एकात्मता का भाव रखें, आत्मीयता का, कुटुंब भावना रखें, तब संगठन ठीक चलता है। संगठन का मुखिया भी, उसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। वह संगठन कुशल होना आवश्यक होता है। संगठन कुशल का अर्थ है जिस उद्देश्य के लिए, जिन व्यवस्थाओं के लिए यह संगठन निर्माण किया जा रहा है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसकी पूर्ति करने वाला, उसके अनुसार चिंतन करने वाला, ज्ञान रखने वाला और संगठन की कुशलता रखने वाला, लोगों को सही स्थान पर नियुक्त करने वाला, उनका दायित्व तय करने वाला, ऐसा संगठन प्रमुख होता है, तो संगठन अच्छा चलता है। संगठनों में भी कुछ अल्पकालीन होते हैं, कुछ दीर्घकालीन होते हैं। दीर्घकालीन संगठन जो कई पीढ़ियों तक चलते हैं, उनमें तो यह भी आवश्यक होता है कि उसका जो संगठक है, मुखिया जो है, वह अपने जैसे, अपने से भी श्रेष्ठ उत्तराधिकारी निर्माण करे। अन्यथा उस संगठक की पीढ़ी के बाद में वह संगठन बिखर जाता है। और इस दृष्टि से सामाजिक संगठन का विचार करना है तो दीर्घकालीन अच्छे उत्तराधिकारी निर्माण करने की जिसमें प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया है, ऐसे संगठन का विचार करना होगा। हम देखते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन आज तक भी वर्धिष्णु रहा है। उसका मुख्य कारण अपने जैसे, अपने से श्रेष्ठ उत्तराधिकारी निर्माण करना, यह हमेशा उसमें चिंतन और प्रत्यक्ष क्रियान्वयन का बिंदु रहा है। तो इस प्रकार सामाजिक संगठन को चलाने की दृष्टि से संगठन के जो प्रमुख हैं, मुखिया हैं, और संगठन के सभी लोग अपने अपने दायित्व की दृष्टि से सदैव सचेत रहें, चौकन्ने रहें, यह भी आवश्यक होता है। नहीं तो एक छोटी सी गलती होती है
और दुर्घटना घट जाती है, बहुत बड़ा नुकसान संगठन को हो जाता है। इस प्रकार से सामाजिक संगठन की ये बातें समझ लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सदस्य के शिक्षण, प्रशिक्षण, रक्षण और पोषण, इन सबकी चिंता यदि संगठन करता है तो फिर सभी सदस्य संगठन के साथ एकनिष्ठ रहते हैं। सहजता से, स्वाभाविकता से उनकी आत्मीयता की भावना जो है वह जागृत रहती है। इस दृष्टि से भी सामाजिक संगठनों को अपनी व्यवस्थाएं, फिर व्यवस्था के लिए संगठन और संगठन में फिर व्यवस्थाएं, ऐसा यह भारतीय सूत्र होता ही है। बीज में पेड़ और पेड़ में फिर बीज, पेड़ में फल, फल में बीज, इस प्रकार का यह चक्र, यह जीवन में कई जगह पर अनिवार्य आवश्यक होता है। वैसा ही यहाँ भी है। सामाजिक संगठन और व्यवस्था, इन दोनों का ताना बाना होता है। सामाजिक संगठन भी होता है तो उसमें भी इन तीनों व्यवस्थाओं की रचना होती है। इन तीनों व्यवस्थाओं की रचना होती है, उसके साथ में ही इन तीनों व्यवस्थाओं के लिए प्राथमिक प्रशिक्षण की व्यवस्था यह भी होती है। अब सामाजिक संगठन की दृष्टि से वर्तमान विचार जो हैं, अभारतीय विचार जो हैं, वह और भारतीय विचार, इनके बारे में भी हम कुछ विचार करेंगे। वर्तमान अभारतीय जो विद्वान हैं, उनकी दृष्टि से जिस समाज में जितनी अधिक संस्थाएं होती हैं, यानी जिन समाजों का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अधिक से अधिक होता है, उस समाज को अधिक उन्नत माना जाता है। मोटे मोटा ऊपर से ऊपरी स्तर पर हम विचार करें तो हमें लगेगा कि हाँ, ये तो ठीक भी है, क्योंकि अपने स्वार्थ के साथ में औरों के भी स्वार्थ का विचार करने वाला ऐसा संगठन होता है। और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने साथ में औरों का भी, कुछ लोगों का विचार करते हैं। लेकिन इसमें दोष ऐसा है, यह सब छुटपुट संगठन होते हैं और इसके कारण समाज जीवन में निर्माण हुए ऐसे छुटपुट संगठन परस्पर विरोध करने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि समाज के विभिन्न जो पहलू हैं, क्षेत्र हैं, इनमें सब में वर्तमान में एक असुरक्षा की भावना निर्माण हो गई और इसलिए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मजदूरों से लेकर सैनिकों तक सबने अपने अपने संगठन निर्माण करके रखे हैं। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी समाज जो अपने अधिकारों के लिए या अपने स्वार्थ के लिए व्यवस्थाएं निर्माण करता है, तो उस समाज में समस्याएं निर्माण होती जाती हैं। समस्याओं का एक दुष्ट चक्र निर्माण हो जाता है। लेकिन जिस समाज में आत्मीयता पर आधारित संगठन होता है, कुटुंब भावना पर आधारित संगठन होता है, वहां फिर संगठन बहुत सहजता से, सुचारू रूप से और सुख, समृद्धि, शांति और सुसंस्कृतता, इन सब का विकास इसमें होता है। वर्तमान में हम देखते हैं किस प्रकार ये संगठन, जितने भी सब संगठन बने हैं, यह शासन के साथ संघर्षरत होते हैं हमेशा। मजदूरों का संगठन है तो मजदूरों के लिए लाभकारी कानून शासन बनाए, इसके लिए प्रयत्नशील होता है। व्यापारियों का संगठन होता है, वह एक ओर तो ग्राहकों से उनका संघर्ष चलता रहता है, तो दूसरी ओर सरकार से
सरकार की ओर से व्यापारियों के अधिकारों का हनन न हो, इसके लिए व्यापारी संगठन काम करते रहते हैं। उद्योजक भी संगठन बनाते हैं, वह भी उद्योगों को अधिक से अधिक अधिकार सरकार की ओर से प्राप्त हों, इसके लिए सरकार के साथ संघर्षरत रहते हैं। राजनीतिक दल तो सरकार के साथ संघर्ष के लिए ही निर्माण किए जाते हैं, सरकार का विरोध करने के लिए ही निर्माण किए जाते हैं। शिक्षकों के संगठन बन गए, यानी जिसके कंधे पर पूर्ण समाज को कर्तव्य पर आधारित परस्पर संबंधों से जुड़ा हुआ समाज बनाना इसका दायित्व है, वह शिक्षक समूह भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शिक्षक संगठन बनाने लग गए। शासकीय कर्मचारियों के संगठन हैं, पूर्व सैनिकों के संगठन हैं, अलग अलग शासकीय स्तर के अधिकारियों के अपने संगठन हैं। तो इस प्रकार से ये सब संगठन जब एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से समाज की शक्ति कम होती है, क्षीण होती है। समाज इन संघर्षों के कारण दुर्बल होता जाता है। और यही हम देखते हैं कि वर्तमान जितने भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन हैं, यह समाज को बलवान बनाने से अधिक दुर्बल बना रहे हैं। और इसीलिए मानवता की जितनी भी कसौटियां हैं, उन सभी क्षेत्रों में मानव का पतन होता दिखाई दे रहा है। इसलिए अब हमें भारतीय सामाजिक संगठन के स्वरूप के बारे में विचार करना आवश्यक हो गया है, बहुत प्रासंगिक हो गया है। जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया कि भारतीय सामाजिक संगठन की सोच के अनुसार सामाजिक संगठन सर्व समाज हितकारी, सर्व समाज के सहयोग से चलने वाला और सर्व समाज व्यापी ऐसा होना चाहिए। इसमें समाज का हर सदस्य इसका सदस्य रहे, समाज का हर सदस्य इसमें अपनी क्षमताओं के अनुसार योगदान भी दे और इसमें समाज के प्रत्येक सदस्य के हित की आश्वस्ति भी हो। इस प्रकार का यह सामाजिक संगठन, यह है भारतीय सामाजिक संगठन का स्वरूप। अब इसे हमारे पुरखों ने किस प्रकार से निर्माण किया था, इसे भी ध्यान में लेना आवश्यक है। हमारे पूर्वज बहुत ही प्रतिभाशाली थे। वास्तव में तो उन्होंने ज्ञान और जीवन, इसके बारे में इतनी श्रेष्ठ बातें हमारे सामने प्रस्तुत की हैं कि हम उनका अध्ययन करें, उनके मर्म को समझें और व्यवहार में लाएं, तो उतना ही समाज जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए पर्याप्त है। तो इन पुरखों ने हमारे इस सामाजिक संगठन को किस प्रकार निर्माण किया था, इसकी कुछ पार्श्वभूमि, पृष्ठभूमि हम देखेंगे। जब कोई जीवंत इकाई का संगठन होता है तो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे के अनुसार एक सामान्य जीव के शरीर का जो संगठन होता है, जैसा संगठन होता है, उस संगठन की जिस प्रकार की प्रणालियां होती हैं, वैसी ही प्रणालियां सामाजिक संगठन में भी निर्माण करने से समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। समाज अपने लक्ष्य की पूर्ति की दृष्टि से गति से आगे बढ़ पाता है, अपनी व्यवस्थाओं को
ठीक कर पाता है, ठीक से चला पाता है, समाज जीवन सुखी समृद्ध बना पाता है। इस दृष्टि से हम देखें तो समझ में आता है कि हर जीव के शरीर में 4 प्रकार की प्रणालियां काम करती रहती हैं। इसमें सबसे पहली प्रणाली है वह चेता तंत्र। हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, हमारी नसों के माध्यम से, और फिर मस्तिष्क उन संवेदनाओं के आधार पर शरीर ने क्या करना चाहिए, शरीर में भी हाथों ने क्या करना चाहिए, पेट ने क्या करना चाहिए, पैरों ने क्या करना चाहिए, ऐसे संकेत शरीर के उन अवयवों को देता है। जब यह सब अवयव अपने अपने नियोजित दायित्व को के अनुसार कर्म कर पाते हैं, तब उस शरीर को स्वस्थ शरीर कहा जाता है। किसी शरीर में मस्तिष्क में हाथों को सक्रिय होने के लिए संदेश भेजा और हाथ सक्रिय नहीं हुए, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसे शरीर के लिए हम कहते हैं उसके हाथों को लकवा मार गया है। इस दृष्टि से समाज शरीर में, हर जीव के शरीर में जैसा चेता तंत्र काम करता है, उसी प्रकार से समाज जीवन में वर्ण प्रणाली काम करती है। वर्ण प्रणाली का जो मर्म है उसे हमें समझना आवश्यक है। इसको गालियां देने वाली बातें तो हमने बहुत सुनी होंगी, लेकिन इसके जितना बुद्धियुक्त और उपयुक्त ऐसा दूसरा कोई भी सामाजिक संगठन का हिस्सा नहीं हो सकता। इस चेता तंत्र के अनुपस्थिति में पूरा शरीर यह सब्जी बन जाता है, यानी निरुपयोगी हो जाता है, भूमि के लिए भार बन जाता है। वर्ण व्यवस्था में जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें, मैं यह कहूंगा, बहुत समय नहीं है, क्योंकि वही एक पूरे व्याख्यान का विषय बन सकता है। वर्ण व्यवस्था का अर्थ ऐसा है कि हर मनुष्य, हर जीव अपने जन्म के साथ एक जन्मजात स्वभाव लेकर जन्म लेता है। भगवत गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये 4 वर्ण के लोग मैंने निर्माण किए हैं। इनके गुण कर्म जो हैं, इनके अनुसार इनका वर्गीकरण होना चाहिए। यह तो भगवत गीता में कहा है, लेकिन इसके साथ में भी हमें यह ध्यान में रखना होगा, यह जो जन्मजात स्वभाव होते हैं, यह बहुत कठिनाई से बदलना संभव होता है। इसलिए सामान्य तौर पर तो इन स्वभावों की शुद्धि और वृद्धि की व्यवस्था जो होती है, उसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। इन जन्मजात स्वभावों के अनुसार कोई भी मनुष्य जब काम करता है, तो वह उसकी रुचि का काम होता है, उसकी पसंद का काम होता है, और ऐसा पसंद का काम करते समय वह समय भूल जाता है, समय की सीमा भूल जाता है, भूख प्यास भूल जाता है, धूप छांव भूल जाता है, अपनी रुचि के विषय में मस्त हो जाता है। दीर्घ काल तक वह काम करने के लिए सक्षम रहता है। उसके लिए साप्ताहिक छुट्टी की आवश्यकता नहीं होती, और यह सब करते समय वह बहुत आनंदित होता है। और ऐसा आनंदित व्यक्ति आस पड़ोस के परिसर में आनंद फैलाता है। और ऐसे समाज जीवन में जब अपने स्वभाव के अनुसार जब लोग काम करते हैं, तो पूरा समाज आनंद से भर जाता है। इतना यह बुद्धियुक्त, ऐसा यह सामाजिक संगठन का हिस्सा है।
इसे समझना होगा। और इसलिए इसका जो अपने जन्मजात स्वभाव की शुद्धि और वृद्धि करके उसके अनुसार उसे समाज जीवन में काम करने के लिए अवसर भी मिले, ऐसा जब होता है तब वर्ण प्रणाली सक्षमता से और उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से सफलता से काम कर पाती है। यह सब मिलकर वर्ण प्रणाली बनती है। वर्ण प्रणाली का ही दूसरा हिस्सा है, हर शरीर के, हर जीव के शरीर में यह हिस्सा भी काम करता रहता है। इसका नाम है अन्न पचन प्रणाली। अन्न पचन से होता क्या है? ये अन्न को हजम करती है और शरीर के लिए आवश्यक सप्त धातुओं का निर्माण करती है। अन्न पचन प्रणाली में बिगाड़ होने से सप्त धातुओं में बिगाड़ निर्माण होते हैं और मनुष्य रोगी बन जाता है। ये सप्त धातु के सिवाय मनुष्य के शरीर में कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से समाज जीवन में समाज की हर आवश्यकता की पूर्ति करने वाला ऐसा कोई सामाजिक संगठन का हिस्सा होना आवश्यक होता है। शरीर में जैसे यह काम अन्न पचन प्रणाली करती है, यही काम समाज जीवन में जाति व्यवस्था करती है। वर्ण और जाति यह वर्ण प्रणाली के दो हिस्से हैं। हमारी जाति प्रणाली के बारे में भी धर्मपाल जी लिखते हैं। गांधी जी के ज्येष्ठ अनुयायी रहे हैं और 18वीं सदी के भारत के बहुत अध्येता और चिंतक रहे हैं। वह बताते हैं कि अंग्रेजों का जातियों का विरोध जो था, वह अंग्रेजों का जातिहीन समाज में विश्वास था, इसके कारण नहीं था। तो जाति व्यवस्था उनके ईसाईकरण के उद्देश्य में सबसे बड़ा रोड़ा हुआ करती थी और इसलिए अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को तोड़ने का, जाति व्यवस्था को बदनाम करने का भरकस प्रयास किया। दुर्भाग्य से स्वाधीनता के बाद में और स्वाधीनता से पूर्व भी हमारे विद्वान भी इस जाति व्यवस्था को तोड़ने की दृष्टि से आगे बढ़ते रहे। आज भी जाति व्यवस्था को गालियां देने के लिए ही जाति व्यवस्था का स्मरण किया जाता है। वास्तव में जाति व्यवस्था यह भारत की विश्व को एक अनुपम ऐसी देन है। इस व्यवस्था की रचना इस ढंग से की गई थी कि मनुष्य जीवन की और समाज जीवन की हर आवश्यकता की, भौतिक, मानसिक और बौद्धिक, ऐसी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति इस जाति व्यवस्था के कारण हो सके, ऐसी एक जाति प्रणाली हुआ करती थी। 3 प्रकार की जातियां होती हैं, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति। शूद्र कोई जाति नहीं होती, लेकिन अंग्रेजों के काल में बहुत बड़ी संख्या में वैश्य जातियों को शूद्र जातियों में डाल दिया गया। शूद्र वर्ण होता है, लेकिन जातियां तो इन 3 प्रकार की ही होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसी प्रकार यह भी समझना आवश्यक है, इन सभी जातियों में चारों वर्णों के लोग होते हैं। आप अपने आस पड़ोस के परिचितों में भी थोड़ा सा लोगों का मूल्यांकन करेंगे तो आपकी यह समझ में तुरंत आ जाएगा, यार हाँ ये तो सच है कि यह जाति तो इसकी पिछड़ी हुई है, लेकिन इसमें ये जो व्यक्ति है ये तो बहुत विद्वान है, ये तो बहुत निस्वार्थ भाव से काम करने वाला है, ये तो ब्राह्मण कहलाने योग्य है। अब जैसे उदाहरण के रूप में ही हम लें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यदि उस समय का जो कोई धर्म को नियंत्रित करने वाला ऐसा वर्ग था, वह यदि कह देता कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यह महार जाति में जन्मे हुए ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति हैं, अब विचार करिए यह पूरी समस्या खत्म हो जाती। लेकिन दुर्भाग्य से आज भी हम
इस दृष्टि से कुछ प्रयास नहीं कर रहे। और भी एक बात इसमें ध्यान में लेना बड़ा आवश्यक है। रामायण के काल में भी जातियां रही हैं और आज तक जातियां रही हैं। इसका अर्थ है कि हमारे उत्थान के काल में भी जातियां रही, पतन के काल में भी जातियां रही। इस कारण पतन से जातियों का कोई संबंध नहीं है। जातियों के कारण हम जीवन के हर क्षेत्र में स्वावलंबी थे। शिक्षण, रक्षण और पोषण, इनकी सभी आवश्यकताओं को हम अपने आप पूरा कर लेते थे। और यही कारण है कि भारत का इतिहास जांच ले, विश्व का इतिहास जांच ले, हमारी समझ में आएगा कि भारत ने कभी भी अन्य समाजों को लूटने के लिए आक्रमण नहीं किए। और विश्व का इतिहास यह बताता है कि विश्व के किसी भी समाज में जब शक्ति उत्पन्न हुई, जब वह बलवान हुआ, तो उसने दूसरे समाजों पर आक्रमण किए हैं, बर्बर आक्रमण किए हैं, लूट की है, बलात्कार किए हैं, गुलाम बनाया है, उपनिवेश बनाया है। यह तो भारतीय जाति व्यवस्था थी, जिनके कारण हम अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जिसका पेट भरा होता है वह भोजनालय के चक्कर नहीं लगाता। यह सामान्य ज्ञान की बात है। और इस दृष्टि से ऐसी एक श्रेष्ठ प्रणाली समाज जीवन की नष्ट होने के लिए बड़ी मात्रा में प्रयास हो रहे हैं। यह तो चिंतन और चिंता का विषय है। वास्तव में होना यह चाहिए कि यह बुरी हो गई है ना, आप समझते हैं ना, यह बुरी हो गई है, इसके कारण समाज को हानि हुई है। तो आपका दायित्व बनता है इससे कोई श्रेष्ठ व्यवस्था समाज जीवन में निर्माण के लिए कम से कम प्रस्तुति तो करें। लेकिन जाति व्यवस्था के विकल्प के रूप में आज तक किसी ने भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्तुतिकरण नहीं किया है। यह तो बुद्धियुक्त बात नहीं है। हम अपने जीवन में भी अपना घर दुर्बल हो गया है, अब गिरने की नौबत आ गई है। ऐसा होने पर उस घर को तोड़ नहीं डालते। यदि हमारे पास दूसरा विकल्प है तो ही हम पुराने घर को तोड़कर नया बनाने की योजना बनाते हैं। और यदि हमारे पास विकल्प नहीं है तो उसी घर को दुरुस्ती करते हुए उसको और अधिक लंबे समय तक रहने योग्य बनाए रखते हैं। यही बुद्धियुक्त बात है। लेकिन हम बिल्कुल इसके विपरीत किए जा रहे हैं। यह दो प्रणालियों से वर्ण प्रणाली बनती है। शरीर में, मनुष्य के या हर जीव के शरीर में तीसरी प्रणाली काम करती है। यह प्रणाली है रक्ताभिसरण प्रणाली। रक्ताभिसरण प्रणाली का उद्देश्य होता है शरीर के हर छोटे छोटे कण तक प्राण शक्ति को पहुंचाना। और हम देखते हैं कि रक्त शरीर के हर कोने तक पहुंचता है। वहां उस शरीर के अंग को, छोटे से हिस्से को प्राण शक्ति यानी प्राणवायु देकर वहां जो प्राणवायु का परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिल वायु में होता है, उसे लेकर अपने फेफड़ों की ओर वापस आता है। प्राण शक्ति सर्वत्र पहुंचाने का काम जिस प्रकार से हर जीव के शरीर में रक्ताभिसरण प्रणाली करती है, वही काम भारतीय समाज जीवन में हमारी ग्राम की व्यवस्था करती थी। वास्तव में ग्राम कुल हुआ करते थे और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आधारभूत होती थीं। गांव का कोई भी व्यक्ति
अपनी आवश्यकताओं से वंचित न रहे, ऐसा देखा जाता था। और इस कारण हम देखते हैं, अंग्रेज भारत में आने से पहले भारत में न विधवाश्रमों की आवश्यकता थी, न वृद्धाश्रमों की आवश्यकता थी, न अनाथाश्रमों की आवश्यकता थी, न अपंगाश्रमों की आवश्यकता थी, और न ही बड़े बड़े रुग्णालयों की। यह सब काम गांव के लोग संभाल लेते थे, उसकी व्यवस्था कर लेते थे। गांव में जो भी दुर्बल है, विधवा है, वृद्ध है, विकलांग है, अनाथ है, इनकी चिंता गांव में सबसे पहले होती थी। बाद में जो जो सक्षम है, उनकी आजीविका का विचार हुआ करता था। और इसलिए यह ग्राम कुल हुआ करते थे। और केवल एक दो चार गांव ऐसे थे, ऐसी बात नहीं है। तो धर्मपाल जी बताते हैं कि ये सब, उन्होंने ग्रामकुल शब्द का उपयोग नहीं किया है, लेकिन वो बताते हैं कि भारत में जितने भी 6-7 लाख गांव थे, यह सब इस प्रकार की व्यवस्था से ओतप्रोत थे। इस प्रकार की ग्राम प्रणाली हमने विकसित की थी, जो स्थानिक संसाधनों के आधार पर, परस्परावलंबी कौटुंबिक उद्योगों के आधार पर अपनी स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को चलाती थी, अपनी शिक्षण व्यवस्था को चलाती थी, अपनी पोषण और रक्षण व्यवस्थाओं को चलाती थी। गांव की भी, इस ग्राम प्रणाली की भी अपनी शिक्षण, रक्षण और पोषण की व्यवस्थाएं होती हैं, हुआ करती थी। आज तो सब ध्वस्त हो गया है। जीव के शरीर में, हर जीव के शरीर में काम करने वाली चौथी प्रणाली है चयापचय प्रणाली, जिसे अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चयापचय प्रणाली का विशेष ये होता है कि उसे शरीर के अंदर जो पेशियां होती हैं, ऐसी बहुत बड़ी संख्या में पेशियां हर पल हर क्षण मरती रहती हैं, लेकिन साथ में ही नई पेशियां भी निर्माण होती रहती हैं। जब तक तो मरने वाली पेशियों का प्रमाण निर्माण में होने वाली पेशियों से कम होता है, तब मनुष्य या वह जीव यौवन की दिशा में आगे बढ़ता है। और जब यह मात्रा विपरीत हो जाती है, मरने वाले पेशियों की मात्रा बढ़ जाती है नए निर्माण होने वाली पेशियों की मात्रा से, तब वह जीव वार्धक्य की ओर यानी मृत्यु की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि 6 वर्षों में शरीर का प्रत्येक कण और कण, इसका परिवर्तन हो जाता है। नई पेशियां बनती रहती हैं, वो शरीर को बनाती है, लेकिन शरीर की पहचान वही रहती है। 50 वर्ष पहले भी मैं दिलीप केलकर ही था, आज भी दिलीप केलकर ही हूं। यह जो निरंतरता बनी रहती है समाज जीवन में, उसका यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसे हम आश्रम प्रणाली के नाम से जानते हैं। और आश्रम प्रणाली का प्रत्यक्ष व्यावहारिक स्वरूप जो है, वह है कुटुंब जीवन। कुटुंब जीवन में यह चयापचय प्रक्रिया समाज की चलती रहती है। जो जीव अपना दायित्व पूरा करके इस समाज जीवन से विदा लेते हैं, उनका स्थान नई पीढ़ी के आने वाले लोग उनसे भी बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से निभा पाए, इस प्रकार से इस कुटुंब की रचना होती है। अपने से श्रेष्ठ उत्तराधिकारी निर्माण करने का काम कुटुंब से अधिक श्रेष्ठता से अन्य किसी भी व्यवस्था में नहीं हो सकता। कर्तव्य पर आधारित समाज जीवन की नींव यदि कुटुंब जीवन में नहीं पड़ी है, तो बाद में यह लगभग असंभव है। कुटुंब से यानी समाज से अपनी आवश्यकताओं जितना ही लेना और अपनी समूची क्षमताओं के अनुसार कुटुंब को यानी समाज को योगदान देना,
इस प्रकार के संस्कार, इस प्रकार की आदतें मनुष्य इस कुटुंब प्रणाली में ही प्राप्त करता है। इस कुटुंब शिक्षा के अभाव में तो समाज जीवन नरक बन जाएगा। इस दृष्टि से ये चौथी कुटुंब प्रणाली यह काम करती है। इन चारों प्रणालियों को मिलाकर हमारे पूर्वजों ने इसे वर्णाश्रम कहा था। यह प्रकृति सुसंगत होने से इसे वर्णाश्रम धर्म कहा गया था। इस वर्णाश्रम धर्म की जो प्रणालियां हैं उसमें जाति प्रणाली के बारे में बहुत आरोप किए जाते हैं, वर्ण प्रणाली के ऊपर उससे कम। इसलिए थोड़ा जाति प्रणाली के बारे में अधिक विस्तार से चिंतन करना उपयुक्त होगा, क्योंकि इन चारों प्रणालियों में से एक भी प्रणाली यदि ठीक नहीं है, अक्षम है, तो समाज स्वास्थ्य तो बिगड़ने ही वाला है। इसे ध्यान में लेकर जाति व्यवस्था के बारे में, जाति प्रणाली के बारे में संक्षेप में मैं आपके सामने कुछ विचार रखूंगा। स्वर्गीय श्री गुरुजी, परम पूजनीय सरसंघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन्होंने भी ये लिखा हुआ है कि भारत में जाति को लेकर कभी संघर्ष नहीं हुए। वैसे संघर्ष आपस में तो हुआ करते थे, छुटपुट संघर्ष तो होते रहते हैं, वो तो होंगे ही, लेकिन कभी भी ऐसा पूरे भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा एक भी प्रसंग नहीं है जब एक जाति खड़ी हो गई दूसरी जाति के विरोध में। यह सब जब भारत का अंग्रेजों के काल में इंडिया बन गया, उस काल से ये शुरू हो गया। अपने राष्ट्र के विरोधी, अपने समाज के विरोधी ऐसे संगठन इसमें खड़े हो गए। अन्यथा ये जाति व्यवस्था थी, इन जातियों के भी अपने अपने संगठन हुआ करते थे, लेकिन ये सब जाति जो संगठन हुआ करते थे, इनका लक्ष्य, ये जो व्यापक सामाजिक संगठन था, उसके उद्देश्य के साथ में मेल खाता था। पूरा समाज सर्वे भवन्तु सुखिनः के आधार पर चले, वसुधैव कुटुंबकम की दिशा में आगे बढ़े। इसी के आधार पर जातियों का अंतर्गत काम चलता था। जातियों में स्पर्धा नहीं होती थी, एक दूसरे से गला काट ऐसी होड़ नहीं लगती थी। जातियों के जो विभिन्न व्यवसायी होते थे वह एक दूसरे के जाति बंधु हुआ करते थे, स्पर्धक नहीं होते थे। स्पर्धक जो होता है वह तो हर परिस्थिति में हर प्रकार के साधनों का उपयोग करते हुए स्पर्धा को जीतना चाहता है, और उसके कारण विद्वेष, द्वेष, क्रोध, इस प्रकार के विकार मनुष्य के जीवन में और समाज जीवन में निर्माण होते ही हैं। इस दृष्टि से ये जाति प्रणाली जो है यह अपना दायित्व समझती थी कि जिस सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारी जाति बनी है, उसकी पूर्ति निरंतर किसी बीच में विखंडन के सिवा होती रहे, निरंतर होती रहे, यह देखना हमारा दायित्व है। इसके लिए वह अपने को जिम्मेदार मानती थी और उस पदार्थ की या उस वस्तु की पूर्ति में अपनी पूरी शक्ति लगा देती थी, बौद्धिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी और शारीरिक या भौतिक स्तर पर भी। सभी जातियां इस प्रकार से काम करती थी। जाति व्यवस्था में और वर्ण व्यवस्था में हमारे यहाँ यह बताया गया है कि विवाह यह सवर्ण और सजातीय हो। कितना बुद्धियुक्त है, कल्पना कीजिए। क्योंकि जातियां होती हैं वह आनुवंशिकता से निर्माण होती हैं, और ग्राम कुल जो होता है वह
परस्परावलंबी कौटुंबिक उद्योगों से निर्माण होता है। और यह परस्परावलंबी कौटुंबिक उद्योग जब तक आनुवंशिक नहीं होते, वह सक्षम नहीं हो पाते, वह ग्राम के स्वावलंबन में उचित ऐसा सहयोग नहीं दे पाते। और जब आनुवंशिकता से ये कौटुंबिक उद्योग चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से जातियों का निर्माण होता है। यह पूरा एक दूसरे में गुथा हुआ ऐसा है संगठन प्रणाली का विषय है, इसे हमें ठीक से समझना होगा। और इसलिए जब वर और वधु दोनों एक ही वर्ण के होते हैं तो स्वभाव एक दूसरे के मेल खाते हैं, एक दूसरे के अनुरूप होते हैं, एक दूसरे की जो कमियां हैं उनको दूर करने वाले होते हैं। सहजता से उस वर्ण के व्यक्ति के साथ में घुल मिल जाने की संभाव्यता होती है। जाति में भी इस प्रकार की अनिवार्यता रखी जाने के कारण आज जैसे हमारा युवक दिल फेंकू बन गया है। ज्योतियां पीछे नहीं है उससे। कोई अच्छा लड़का देखा तो लट्टू हो जाती है उस पर और मन में सोचने लग जाती है कि इससे विवाह हो जाए तो कितना अच्छा हो। उससे और अच्छा दिख गया लड़का तो वो पहले का चिंतन दूर हो जाता है और दूसरा लड़का चिंतन में आने लग जाता है। कल्पना कीजिए, इस प्रकार की दिल फेंकू वृत्ति के कारण जो ब्रह्मचर्य का ह्रास होता है उससे मनुष्य की और समाज जीवन का कितना नुकसान होता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। पूरे युवक का ओज तेज नष्ट कर देता है। और भी देखिए, आज समाज में दुनिया का कितना भी प्रगत देश होने दो, उसमें बेरोजगारी है बहुत बड़ी समस्या है। जो कम्युनिस्ट देश हैं उनमें तो इसको छिपाया जाता होगा, पता नहीं वहां क्या है, लेकिन जो खुले देश हैं वहां तो यह समस्या बहुत बड़ी है। भारत में भी इस समस्या से हम 70 वर्षों से जूझ रहे हैं, लेकिन यह नष्ट होने का नाम नहीं लेती, संभव भी नहीं है, क्योंकि इस अभारतीय इंडियन जीवन में बेरोजगारी यह तो स्वाभाविक है। आप देखिए, भारत की किसी भी भाषा का व्याकरण और किसी भाषा का पूरा शब्द संभार उसको टटोल लीजिए, आपको बेरोजगार या रोजगार इसके लिए प्रतिशब्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि भारत में हमने कभी बेरोजगारी की कल्पना भी नहीं की थी। हर व्यक्ति आजीविका की प्राप्ति के लिए सक्षम था और उसकी आजीविका की व्यवस्था समाज किया करता था। इसके लिए बेरोजगार होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। निस्वार्थ भाव से केवल समाज के लिए काम करने वाले, उसके लिए कोई आर्थिक बदले में आर्थिक लाभ न लेने वाले ऐसे बहुत सारे लोग होते थे। हमारे यहाँ शिक्षा, औषधि और अन्न, यह चीजें कभी बिकाऊ नहीं रही। यह हमारी जाति व्यवस्था के कारण था। जाति व्यवस्था के कारण हमारे समाज में हर जाति में चारों वर्णों के लोग निर्माण होते रहे और इसलिए तीनों प्रकार की जातियों में ब्राह्मण वर्णों के लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी होती थी, क्षत्रिय वर्ण के लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी होती थी। वैश्य जातियों में भी ब्राह्मण और क्षत्रिय वृत्ति के लोगों की भी संख्या बहुत अधिक होती थी। इसे हमें समझना होगा। आज भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से जातियों में जो चारों वर्णों के लोग होते हैं, इसी प्रकार हमारे कुटुंब में भी चारों वर्णों के लोग होते हैं। इसे भी समझना होगा, क्योंकि वह जो
अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के कारण उन्हें वर्ण भी प्राप्त होता है और ऐसी जाति के माता पिता के घर में जन्म लेना भी होता है। इस दृष्टि से हम इन संगठन की चारों प्रणालियों का ठीक से अध्ययन करें तो हमारी समझ में आएगा कि किस प्रकार से यह हमारा सामाजिक संगठन सर्व समाज हितकारी, सर्व समाज के सहयोग से चलने वाला और सर्व समाज व्यापी हुआ करता था। और इस कारण यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संगठन हुआ करता था। यह समाज को अपने उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से बहुत गति के साथ में, शक्ति के साथ में आगे ले जाने वाला ऐसा संगठन हुआ करता था। यह सामाजिक व्यवस्थाओं को श्रेष्ठ ढंग से चलाने के लिए लोगों का निर्माण किया करता था। इस प्रकार के इस सामाजिक संगठन के साथ आज हम आज के इस व्याख्यान का जो राष्ट्र के विराट के जागरण का दूसरा पहलू सामाजिक संगठन, इसको आज हम यहाँ पूर्ण करते हैं। अगले पुष्प में हम इस इंडिया को, भारत को और इंडिया से भारत बनाने की परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक आप मुझे विश्रांति के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।